अंबर आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन हमारे शो आप हर जुमे को 10 से 12 सुनते हैं। सामीन शो का आखिरी घंटा हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और सामीन शो ये वाला हमारा जो आज का टॉपिक है वो पाकिस्तान जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से ये शो पेश किया जा रहा है। और जेनिक्स फार्मा दुनिया भर में मुख्तलिफ इलाज मालजे के हिस्सों में जदीद मेयार की अद्वियात फराहम कर रही हैं और 2004 में ये वजूद में आई और इस वक्त 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके साथ काम करते हैं। और इस वक्त मलेरिया, जहनी बीमारियां, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियां और बच्चों की बीमारियां, हड्डियों की इलाज, गैस्ट्रो गायनी और मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ये बना रही हैं। और इस वक्त 26 ममालिक में इनकी एक्सपोर्ट भी है। अगर साथ साथ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी जो इस वक्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर ज़ियाबतीस की अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रहा है। और आज का हमारा शो इन दोनों की जानिब से है। सामीन, पिछले 2 महीने से हम लोग ज़ियाबतीस के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं कि कभी हमने कॉम्प्लिकेशंस पे भी बात की और हर टॉपिक को अद्वियात पे भी हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे भी बात की। और क्योंकि इस वक्त अगर जब हम ओवरऑल एक परसेंटेज की बात करते हैं तो मैं पिछले अभी शो में भी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पर आ चुका है ज़ियाबतीस के मामले में। 33 मिलियन की आबादी इस वक्त ज़ियाबतीस में मुब्तला है। वजूहात क्या हैं, बहुत दफ़ा बात की हमने इस पर। और आज का जो हमारा मौजू है उसमें है ज़ियाबतीस में इंसुलिन का इस्तेमाल। बहुत दफ़ा मरीज़ इंसुलिन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है इसका नाम सुनकर। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नानिक राम खतमानी, कंसल्टेंट एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची एंड ही इज़ आल्सो एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नानिक, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम अंबर, थैंक यू फॉर एंड यहाँ पे बुलाने का। डॉक्टर नानक, सबसे पहले बजाय हम डायरेक्ट अभी इंसुलिन की बात करें, मैं चाहूँगी कि ज़ियाबतीस जैसे हम देखते हैं कि शायद अगर हम रोड पे चलने वालों में से ही किसी 4-5 लोगों को पकड़ लें तो उसमें से 2-3 लोग तो शायद इस मर्ज़ का शिकार निकल आएंगे। तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप? अंबर, जैसे पाकिस्तान आपने बताया सही कि पाकिस्तान नंबर 3rd पोजीशन पे आ गया है डायबिटीज़ के प्रेवलेंस के हिसाब से। और जिस 33 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तानी डायबिटीज़ से अफेक्टेड है, वो ये मकसद है कि आपने सही कहा कि हर हर पाँचवा शख्स उसको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में। क्यों हो रही है? एक तो हम जो साउथ एशियन रेस हैं एज अ नस्ल, हम उस हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती हैं इन कंपेयर कि जो वेस्टर्न सोसाइटी। एक तो रेस के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो मोटापा के कट ऑफ हैं वो भी टोटली डिफरेंट है देन वेस्टर्न सोसाइटी से। तो हम हमारा जो हम मैं कहता हूँ कि हम वी आर ओबीस एट लोअर बीएमआईज, कि हमारा जो जिसामत है उसमें बीएमआई हमारे कम पे भी मोटापा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विसरल फैट, जो पेट के अराउंड जो चर्बी होती है, वेस्ट लाइन के अराउंड चर्बी होती है, वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू वेस्टर्न पीपल, जिसको हम कोकेशंस नस्ल कहते हैं। और वो सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज़ करने का। इसके अलावा हमारे तर्ज ज़िंदगी, हमारे यहाँ जिस तरह से खाने बनते हैं, हम जिस तरह से खानों का इस्तेमाल करते हैं, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसको हम कहें कि बस खाना और सोना है, और बिल्कुल। वही काउच पोटैटो वाली जो बात है कि एक्टिविटी नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, वेट को मेंटेन नहीं करना, और ग़िज़ाई जो इसको ग़िज़ाई ज़्यादती भी कहें कि क्योंकि एक्सेसिव खाना और हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाना, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, स्ट्रेसेस हैं, हमारी पोल्यूशंस हैं, बिल्कुल। एंड एनवायरमेंटल की जो चीज़ें हैं ये भी हमारे अफेक्ट कर रही हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है सब सब चीज़ों का, जिसमें जेनेटिक्स है, रेस है, लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है, मोटापा है, स्ट्रेसेस हैं, ये सब डायबिटीज़ के चांसेस को बढ़ा देते हैं हमारी पॉपुलेशन में।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आनिक, जब हम कहते हैं कि हर इस वक़्त अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई एक मरीज़ ज़रूर मौजूद है, कोई ऐसी फैमिली अब बची नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं स्क्रीनिंग पे भी बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह शरह बढ़ती चली जा रही है, तो हम उसको पहले से ही कंट्रोल कर लें, क्योंकि ज़ियाबतीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, उसका कोई सिम्पटम नहीं है। तो इस पे कुछ मशवरा देंगे सामीन को? जी बिल्कुल, जहाँ पे देखा जाए कि अब हम सब हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं हुँ, कि हम डायबिटीज़ के प्रेवलेंस में बहुत बढ़ गए हैं, तो हमारी स्क्रीनिंग जो पॉपुलेशन की है वो भी अर्ली होनी चाहिए। बिकॉज़ आजकल जिस तरह से डिज़ीज़ हम देख रहे हैं यंगर पॉपुलेशन में, इवन उसमें डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारियां हों, ब्लड प्रेशर, पहले ये बीमारियां होती थी 50-60 साल के बिल्कुल। बाद होती थी। ट्रू, ट्रू। और आजकल जिस तरह से पॉपुलेशन को हम देख रहे हैं वो यंगर पॉपुलेशंस में ये आजकल ज़्यादा आ रही हैं, डायबिटीज़, ब्लड हुँ, प्रेशर एंड हार्ट डिजीज़। तो स्क्रीनिंग की जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे हाई रिस्क कैटेगरी में सब आते हैं हम, क्योंकि एक क्यों आते हैं, बिकॉज एक तो एज है, दूसरा फैमिली हिस्ट्री है, तीसरा रेस है, नस्ल है, साउथ एशियंस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ के हवाले से। तो अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, फैमिली में हिस्ट्री है, एज 35 साल से ऊपर है, तो एटलीस्ट साल में एक दफ़ा हर उस फैमिली मेम्बर को जो मोटापा है, जिसकी वेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको अपना डायबिटीज़ के हिसाब से चेकअप ज़रूर करना चाहिए कि उनकी ब्लड शुगर ज़रूर चेक होनी चाहिए। एटलीस्ट फास्टिंग ब्लड शुगर ही चेक कर लें साल में एक दफ़ा इन हाई रिस्क कैटेगरी में, कि उसको अर्ली आइडेंटिफाई किया जाए और उसको फिर जल्दी से उसको ट्रीट किया जाए कि आगे जाके उन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। सही। अच्छा डॉक्टर नानक, हम अभी इंशाल्लाह जो फर्स्ट ब्रेक है उसके बाद हम अद्वियात पर भी आएँगे। मैं चाहूँगी कि डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो जो इतनी शरह बढ़ रही है, तो ज़्यादातर लोगों में किस किस्म की डायबिटीज़ देखी जा रही है आजकल? अबर 90% डायबिटीज़ इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बॉडी में बन रही होती, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो इंसुलिन बन रही होती है वो प्रॉपर तरीके से मोटापे की वजह से काम नहीं कर पा रही होती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मेजॉरिटी 90% जो पॉपुलेशन है वो टाइप 2 डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें पैनक्रियास बिल्कुल काम करना छोड़ जाते हैं। ठीक है। उसमें इंसुलिन की मिकदार बॉडी में बहुत बहुत कम हो जाती है कि उसके बगैर सर्वाइवल नहीं होता टाइप 1 में। टाइप 1 में। ठीक है। अब टाइप 1 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट ही इंसुलिन होती है, उसमें दवाएं वगैरह काम नहीं कर रही होती, क्योंकि उसमें इंसुलिन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बन पा रही होती। और जो टाइप 2 डायबिटीज जिसकी 90% पेशेंट्स में हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें इंसुलिन बन तो पा रही होती है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही होती है। और उसमें फिर हम उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड दवाएं जो हम डिस्कस करेंगे वो इंसुलिन, ये सब ट्रीटमेंट उनको ऑफर करते हैं। बिल्कुल। ओके, सामीन, हमारे पास अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी शो में शामिल करेंगे। हमेशा की तरह आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर, और अगर आप फेसबुक पेज पे भी हमें लाइव देखना चाहें, कोई सवाल भेजना चाहें, तो www.fb.com/hotfm105 पे जाइए, सवाल अपना वहाँ पर भी भेज सकते हैं। अदरवाइज़ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, HOT हॉट लिखिए और अपना पैगाम लिखकर 8881 के ऊपर भेज दीजिए। और आज सब कुछ नहीं देख सके तो अंबर रज़ाक का यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, वहाँ पर आप अपने तमाम पसंद के तमाम मौज़ूआत के ऊपर आगाही हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नानिक राम खतवानी मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। स्टे ट्यून विद अस। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन, हमारा ये शो आप हर जुम्मे को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज का हमारा ये शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के ताउन से पेश किया जा रहा है, और आज का हमारा मौजू है ज़ियाबतीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल। डॉक्टर नानिक राम खतवानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अच्छा डॉक्टर नानिक, जब हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, तो क्या हर किस्म की डायबिटीज़ में दवा की ज़रूरत होती है?
अब ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि हर किस्म की डायबिटीज़ हम जो टॉपिक पे बात करें वो टाइप 2 डायबिटीज़ पे फोकस करेंगे ठीक है। बिकॉज हमने पहले ही बता दिया कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ही इंसुलिन के बगैर सर्वाइवल नहीं होता, भले वो डाइट वॉक एवरीथिंग कर भी ले लेकिन इंसुलिन के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो उसके ट्रीटमेंट टाइप 1 का इंसुलिन ही है। अब जहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की जाए, अगर पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह से अपनी डाइट को मेंटेन रख रहे हैं, अपनी हेल्दी लिविंग्स को मेंटेन रख रहे हैं, अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वेट को मेंटेन रखा हुआ है, तो उनकी डायबिटीज़ इस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कंट्रोल हो सकती है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो अपने इन चीज़ों पे फोकस करते हैं और अपनी शुगर्स को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं बगैर दवाओं के। ठीक है। बट लेकिन मैं कहूँगा इसकी इस तरह के पेशेंट्स की परसेंटेज बहुत कम है, ऐसे अच्छे पेशेंट्स की मैं बिल्कुल। कहूँगा। हमारे यहाँ लोगों को, हमारे पेशेंट्स को शायद दवा खाना बहुत अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू हम उसके डूइंग, साथ भी ख्याल नहीं रखते। हाँ, उसके साथ भी नहीं रखते हैं एंड कंपेयर टू क्या है वो खाली डाइट वॉक एंड हेल्दी लिविंग पे जाएं। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे हो तो फिर हम लाइफस्टाइल से उसको रोक सकते हैं, दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े। जब डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन, जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, प्री डायबिटीज़ की यहाँ पे कट ऑफ ज़रूर बताना चाहूँगा मैं अपने सामीन को कि जब फास्टिंग ब्लड शुगर आप लेबॉर्ट्री से चेक करवा रहे हैं और उसकी मिकदार 100 एंड 125 तक आ रही है तो ये प्री डायबिटीज़ कहलाता है। और खाने के 2 घंटे के बाद जिसको रैंडम ब्लड शुगर्स कहा जाता है और उसकी शुगर लेवल्स अगर 140 और 199 के दरमियान आती है तो ये प्री डायबिटीज़ कहला जाता है। प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन है जिसमें आप बॉर्डर लाइन पे होते हैं और आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं बिल्कुल तर्ज ज़िंदगी से। उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 150 मिनट्स वॉक हफ्ते की ज़रूर हो, पर वीक होनी चाहिए। वेट को 5 से 7% वेट को कम होना करना चाहिए। तो ये डायबिटीज़ विद 5 to 10% ऑफ वेट रिडक्शन एंड विद वॉक एंड डाइट, तो ये डायबिटीज़ प्रिवेंट हो सकती है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, हम इंसुलिन की तरफ अगर आए तो इंसुलिन क्या होती है पहले तो ये बता दीजिए, और इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं इंसुलिन की? पहले तो हम ये डिस्कस करें कि पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट जहाँ पे डाइट वॉक एंड दवाओं से शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होती तो हम उनको इंसुलिन तजवीज़ करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन काम क्या करता है? इंसुलिन हमारे हम जो खाना पीना खाते हैं, जो ब्लड में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को हमारे जो सेल्स होते हैं, बॉडी का अज़्वा है, उसको अंदर तक पहुंचाती है, सेल्स के अंदर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो जब इंसुलिन एक हार्मोन बॉडी में काम नहीं कर रहा होता तो प्रॉपर तरीके से जो हम खाते हैं, जो ग्लूकोज बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रही होती, इसको अगर मैं उर्दू ज़बान में बोलूँ कि खाना लगता नहीं है बॉडी को। ठीक है। आप खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती क्योंकि इंसुलिन आपके पेशेंट के जिस्म में बहुत ही बन नहीं रही या बहुत ही कम मिकदार में बन रही है या काम नहीं कर रही, तो वो खाना पीना जो हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता और वो ग्लूकोज यूरिन के थ्रू ज़ाया होता जा रहा है और जिसमें पेशेंट को वही सिम्टम्स आती हैं, पानी की प्यास ज़्यादा लगना, थकावट, कमज़ोरी, भूख का एहसास ज़्यादा लगना, क्योंकि बॉडी हंग्री होती है, बॉडी में ग्लूकोज तो पड़ा हुआ है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है इंसुलिन के काम ना करने की वजह से। तो इंसुलिन एक हार्मोन जो है ना उस ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को करती है, बेहतर करती है, उसमें यूटिलाइज कराता है। ठीक है। और जब किसी पेशेंट को वो प्रॉपर वो इंसुलिन नहीं बन पा रही होती है, ना काम कर रही होती, तो उस पेशेंट्स को हम इंसुलिन तजवीज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई मरीज़ इंसुलिन लेना शुरू कर देता है, ठीक है, तो क्या वो दोबारा अद्वियात मतलब टैबलेट्स पे दोबारा आ सकता है या फिर सारी ज़िंदगी उसको इंसुलिन ही लेनी पड़ती है? जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें और वो उनको अपने डॉक्टर ने किसी पेशेंट को इंसुलिन तजवीज़ की है तो उसके साथ हम दवाएं भी ज़रूर देते हैं क्योंकि इंसुलिन अकेले काम नहीं कर रही होती। जैसे मैंने पहले बताया कि इंसुलिन बॉडी में बन तो पा रही होती लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही होती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। उस सूरत में इंसुलिन के साथ हम वो दवाएं ज़रूर तजवीज़ करते हैं जिससे ये परफॉर्मेंस इंसुलिन की बेहतर हो, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहे हो। और जैसे हम बताते हैं कि इंसुलिन के साथ वेट गेन होता है, इंसुलिन वज़न बढ़ाती है, तो वो अद्वियात उसके साथ दी जाती हैं जो उसको काउंटरएक्ट करें, मीन्स के पेशेंट्स का शुगर भी कंट्रोल हो और वज़न भी ना बढ़े।
तो उसके साथ हम पेशेंट्स को डिपेंड करते हैं पेशेंट के प्रोफाइल पे, इंसुलिन के साथ दवाएं भी तजवीज़ होती हैं, वो पेशेंट को लेनी होती हैं। अब आपने कहा कि पूरी ज़िंदगी अगर पेशेंट्स की बहुत शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, हम 3 डिफरेंट स्टेजेस पे डायबिटीज़ में इंसुलिन तजवीज़ करते हैं। एक वो स्टेज होती है जब पेशेंट नया-नया डायग्नोस हुआ है, उसको सिम्पटम्स बहुत सारे हो रहे हैं, अलामात बहुत हो रहे हैं, बहुत वज़न गिर गया है उसका और बहुत वीकनेस हो गई है, तो उसमें इवन एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस हम इंसुलिन तजवीज़ कर सकते हैं कि उसकी रैपिड रिकवरी हो, लब-लबे को भी रेस्ट मिले, पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन बनती है उसको भी रेस्ट मिले। इसके अलावा उसका जो कैटाबॉलिक स्टेट है, बॉडी एक नेगेटिव स्टेज में चली गई है, जिसमें वेट लॉस उसको हो रहा है, तो उसका वेट गेन हो, उसकी तबीयत बेहतर हो, उसके अलामात बेहतर हो, तो इवन हम डायग्नोसिस एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस भी तजवीज़ करते हैं। कंट्रोल हो जाता है जी, तो जल्दी कंट्रोल हो जाए, उसकी तबीयत बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए पेशेंट। हाँ, जब वो रिकवर कर जाता है तो मे बी 2-3 महीने के बाद उनको हम दवाओं पे वापस शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक पहली स्टेज है। एक स्टेज ये होती है जहाँ पे ऐसे हो सकता है। ठीक है। दूसरा, जब दवाएं काम नहीं कर रही होती, पेशेंट्स ने 10 साल, पुरानी 15 साल डायबिटीज हो जाए। डायबिटीज़ पुरानी हो चुकी है, दवा खा चुका है, दवा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही। क्यों नहीं काम करे? क्योंकि लबलबे में जान ही नहीं रही, इतनी पुरानी डायबिटीज़ की वजह से लबलबा इंसुलिन इतनी बना नहीं पा रहा जिसके शुगर उसकी लेवल कंट्रोल हो। तो इस स्टेज पे हम जब पेशेंट को इंसुलिन तजवीज़ करते हैं तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को फिर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेनी पड़ती है। तीसरी स्टेज आती है जब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हों, जिनसे गुर्दा खराब हो गया हो, गुर्दे का फंक्शंस खराब हो गए हों, हार्ट का प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया हो, पैरों के मसाइल हो रहे हों। तो ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे हमें, जैसे गुर्दे का मैंने बताया, एक सर्टेन लेवल पे तो हम दवाएं तजवीज़ कर सकते हैं, बट एक लेवल आ जाता है जहाँ पे वो दवाएं हम नहीं दे सकते। तो उस सूरत में फिर हम इंसुलिन तजवीज़ करते हैं। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पेशेंट ने कॉम्प्लिकेशंस डेवलप की हैं, शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है और हम उनको इंसुलिन देते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन लाइफ लॉन्ग चलती है। सही। अच्छा डॉक्टर नानक, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसुलिन का नाम सुनते लोगों के अंदर बहुत ही खौफ होता है, और तो ये खौफ क्या इसकी एक वजह होती है कि ये खौफ इतना क्यों होता है लोगों को कि अब वो समझते हैं कि दिस इज़ द लास्ट स्टेज और अब इसके बाद तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल पूछा अंबर आपने। ये इंसुलिन, इसको फोबिया कहते हैं, इंसुलिन फोबिया कहते हैं, एंड हम अपनी क्लिनिक्स में कॉमनली ये इनकाउंटर करते हैं। क्यों होता है पेशेंट को फोबिया? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो आपने सही बताया कि पेशेंट ये सोचना शुरू हो जाता है ये आखिरी इलाज है, दिस लास्ट ट्रीटमेंट। नहीं, मैं कहता हूँ ये पहला इलाज भी हो सकता है आपका, बिकॉज एक बॉडी में हार्मोन नहीं बन रहा, तो वाई नॉट कि आपको उसी चीज़ जो बॉडी में नहीं बन रही वो आपको बाहर से दी जाए, तो इसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो उससे डरना नहीं चाहिए, पेशेंट को समझाना होता है। एक तो ये होता है, इसको कहते हैं इंसुलिन फोबिया। पेशेंट कहता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गया, अब इंसुलिन पे आ गया, इंजेक्शन पे आ गया। नहीं, हमें पेशेंट की सोच को तब्दील करना होता है, पेशेंट को प्रॉपर काउंसल करना होता है। दूसरा फिर होता है कि हम इंसुलिन लगाएंगे कैसे? हमें इंसुलिन की नीडल से खौफ होता है, इसको नीडल फोबिया भी कहते तो हैं। होता ही है डॉक्टर नानक, अगर मुझे आप कहें कि इंजेक्शन लगाना है या मुझे खून टेस्ट लेना है तो मुझे थोड़ा सा तो डर लगेगा ना। अब यहाँ तो रोज लगाना है। यहाँ पे समझने की ये बात है, जो इंसुलिन नीडल होती है वो बहुत ही फाइन थिन होती है। अब लोग उसको कंफ्यूज करते हैं, जो नॉर्मल इंजेक्शन उनको बचपन में लगा होता है बड़ा वाला टीका, है ना, तो वो कहते हैं ये बड़ा वाला टीका शायद वही है, और उसमें जो है ना उनको दर्द बहुत ज़्यादा होगा और वो रोज़ाना लगेगा, तो वो खौफ ऑलरेडी बचपन से कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस से होता है, जो वो समझते हैं। लेकिन जब उनको हम क्लिनिक में काउंसिल करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं नीडल उनको, तो वो काफ़ी मानता है। तो इवन जब कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ के लिए हमारा कंसल्टेशन के लिए आए, तो पहले तो उसको इंसुलिन के पहले दिन से उसको इंसुलिन के बारे में बताना चाहिए। इंसुलिन क्या होती है, कैसे लगती है पेन में। आजकल बहुत अच्छी इंसुलिन डिवाइसेस आ गई हैं पेन में, और उसकी नीडल इतनी थिन है कि पेशेंट को फील ही नहीं होता कि दर्द हुआ कि नहीं होता, क्योंकि वो नीडल एक कोटेड भी होती है जो पेन फ्री कराती है। बिल्कुल। तो पेशेंट की जो मिसकॉन्सेप्शन है अबाउट द इंजेक्शन फियर, उसको निकालने के लिए इवन जब पेशेंट आपके पास हमारे पास आता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनको पहले दिन से एक ऐसे प्रिक करके दिखा दें उनको कि देखो ये फील होता है। आपको आगे जाके अगर ज़िंदगी में कभी भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो उससे घबराना नहीं है, एंड यू नीड टू लाइक, ये आसान तरीके से लग जाती है, इसमें दर्द भी नहीं होता। और तो एक तो ये फैक्टर्स हैं जिसको हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं।
तीसरा पेशेंट को खौफ होता है कि हम इंसुलिन पे तो चलो ले लेते हैं, लेकिन हमारे तर्ज ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, खाना पीना, हम बाउंड हो जाएंगे। वो भी एक सोच होती है कि अब मैं इंसुलिन क्या दावत में भी घूमते फिरूं, और मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी। मैं बाहर जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो मैं इंसुलिन फिर घूमता फिरूं। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे मैनेज कर पाऊंगा। मैं ऑफिस में होता हूँ, घर में देर से आता हूँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आई उस नो। सबको आराम से इजीली मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि आजकल नई न्यू जो इंसुलिन आ रही हैं वो बहुत ही लाइफस्टाइल में कहूँगा फ्रेंडली हैं। जिसे अमूमन हम वंस टाइम इंसुलिन जिस पेशेंट को शुरू में वंस टाइम वंस डे दे देते हैं, और उसका बहुत आसान तरीका होता है कि भाई किसी भी टाइम लगाओ, खाने के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, खाना पहले खा रहे हो बाद में खा रहे हो कोई मसला नहीं है, पुस्तकालय। और आप टाइम अपने अपनी पसंद के साथ, टाइम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप डिसाइड करो। तो आजकल मॉडर्न इंसुलिन जितनी भी आ रही हैं उसके बहुत सारे जो है ना ये फैक्टर्स जो पहले होते थे आजकल वो ओवरकम हो गए हैं। बिल्कुल, और ये तो बहुत आसान हो गया कि बजाय आप दवाई इतने बड़े बड़े कैप्सूल्स खाते रहें, जस्ट अ स्मॉल ट्रिक एंड यू आर और सेफ फॉर द होल डे। बिल्कुल, और जैसे आजकल जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है इंटरनेट एंड मीडिया की, तो इवन हमारे पास पेशेंट डायरेक्टली आते हैं, डॉक्टर साहब व्हाई नॉट इंसुलिन, आप इंसुलिन शुरू कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। दवाएं इतनी बड़ी बड़ी जो आप फैक्टर्स कर रही हैं, बात कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इंसुलिन चाहिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। वैसे कभी कभी कम ही लोग हैं वैसे। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं हम? बस जी मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं असलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी असम साहब प्लीज। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल था कि जैसे कि मुझे 3 साल, तकरीबन 3.5 साल पहले शुगर डायग्नोज हुई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ऐसा हुआ कि मैंने उसको कंट्रोल किया और कुछ अरसे दवाई भी दी मैंने, तो और उसके बाद जो है वो मैंने परहेज जो है वो शुरू की, तो उससे वो कंट्रोल में है। तो क्या मुझे दवाई लेने की जरूरत है या नहीं है? एक नंबर। एक बात, दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने बताया कि इंसुलिन इंसुलिन तो मुझे कोई खैर फेयर नहीं है उसका, क्योंकि मुझे लग भी चुकी है एक आध दफा। नहीं, आप टैबलेट्स लेते हैं? नहीं, मैं टैबलेट्स मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, लेकिन उन टैबलेट से मेरी शुगर गिर जाती है बहुत ज्यादा, तो मैंने बिल्कुल लेना बंद कर दी। तो वो मैं चेक करता हूँ, चेकआउट रखता हूँ, तो वो नॉर्मलाइज रहती है मेरी शुगर, जैसे कि 1.5 आ रही है, कभी 1.10 आ रही है। तो परहेज मैं भरपूर करता मतलब हूँ हम ये परहेज। समझे कि अभी आप दवाई नहीं खाते शुगर की? हाँ, मैं शुगर की दवाई कोई ठीक है नहीं ले जी, रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी डॉक्टर नानक, वैसे तो ये बड़ा एक कॉमन सा वो है कि लोग समझते हैं जी शुगर कंट्रोल है दवाई छोड़ दो, तो बल्कि हम एक काम करते हैं, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद देते हैं। ठीक है, ब्रेक पे रुकना बहुत ज़रूरी है। सामीन आप हमारे साथ ही रहिए, और आज हम बात कर रहे हैं कि ज़ियाबतीस में इंसुलिन का इस्तेमाल कितना अहम है, इसके ऊपर बात की जा रही है। और अगर आप कॉल करना चाहें तो हमेशा की तरह कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर। स्टे ट्यून विद अस। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर नानिक राम कतवानी आज हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। आज हम बात कर रहे हैं ज़ियाबतीस में इंसुलिन का इस्तेमाल। डॉक्टर नानिक, जो कॉलर का सवाल था उसका आप जवाब। जी, असलम साहब ने ये बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि उनकी शुगर लेवल्स डाइट एंड वॉक से वो कंट्रोल कर रहे हैं और दवाएं उन्होंने छोड़ दी हैं। असलम साहब, मैं ये कहूँगा कि आप अपना यस फास्टिंग और रैंडम शुगर लेवल्स को मॉनिटरिंग ज़रूर रखें। जो 3 महीने का एवरेज शुगर होता है जिसको HbA1c कहा जाता है, अगर वो लास्ट 3 मंथ्स में नहीं हुआ तो वो ज़रूर करा लें। उसका आपके लिए टारगेट डेफिनेटली 6.5 एंड बिलो होना चाहिए। अगर वो आप सब चीज़ें अचीव कर रहे हैं विद डाइट एंड एक्सरसाइज, दैन कोई इशू नहीं है, आप दवा भले रोक सकते हैं। दूसरा, आपने ये कहा कि आप डॉक्टर ने आपको दवाएं दी, आपकी शुगर डाउन हो जाती थी, लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारी ऐसी अच्छी दवाएं हैं जो शुगर को नॉर्मल रखती हैं, कंट्रोल में रखती हैं और लो भी नहीं कराती, और उसके साथ आपका वेट भी कम कराती हैं। तो बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं दवाओं के जो आपको मिल सकते हैं बगैर किसी शुगर लो किए हुए। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर रिव्यू करें, अपनी शुगर्स को मॉनिटरिंग ज़रूर करें। अगर वो बढ़ रही हैं, आप अपने टारगेट से हट रहे हैं, तो आपको ऐसी दवाएं आराम से दी जा सकती हैं जिससे आपकी शुगर ड्रॉप भी नहीं हो, कंट्रोल भी हो,
वेट भी मेंटेन हो और लॉन्ग टर्म में आपको कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकें वो। सही। अच्छा डॉक्टर नानिक, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, देखिए इंसुलिन डॉक्टर तो सजेस्ट करता है, इंसुलिन की मैनेजमेंट भी होती है कि बहुत दफ़ा मैंने मरीज़ों को अपने आसपास आ रहे हैं, मैं भी देखती हूँ कि लोग लगाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इंसुलिन लगाने के बाद पहले जल्दी से बहुत सारा मीठा खा लेना होता है, ठीक है, वरना बहुत शुगर लो चली हो जाती है। तो मैंने ऐसा देखा है लोगों को करते हुए, तो क्या इंसुलिन के बाद वाकई ही एकदम से इतना ड्रॉप होता है कि आपको फ़ौरन मीठा खाना पड़ता है? अगर देखो ये बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी पॉपुलेशन में हम्म। अबाउट इंसुलिन, बहुत सारी बातें इसको कहें कि हैं। अब आपने कहा कि मीठा खाना होता है, नहीं, शुगर लेवल्स हम इंसुलिन जब देते हैं तो वो एक मील को कवर करने के लिए, जो हमने या पेशेंट ने खाना खाया उसके बाद जो शुगर बढ़ी उसको कंट्रोल करने के लिए। मीठा हम तब तजवीज़ करते हैं जब शुगर लो होना शुरू हो जाए। लो मीन्स के आपने इंसुलिन लगा ली, आपने खाना कम खाया, पेशेंट ने खाना कम खाया, इंसुलिन या मील डिले हो गई, तो उसमें उनको शुगर लो के अलामात शुरू हो गए, जिसमें ठंडे पसीने आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, घबराहट होना, भूख ऐसा ज़्यादा होना, ये लो शुगर के अलामात हैं। अगर वो आना शुरू हो जाते हैं, आप पेशेंट को कहते हैं पहले आप शुगर चेक करें अपनी। अगर 70 से कम है तो फिर आप मीठा ले लें शुगर को रैपिडली रिकवर करने की। अगर वो 110, 120 या 150 पे आ रही है तो उस पर मीठा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके खाने का टाइम हो गया तो आप खाना खा लें, भूख लगी है तो कुछ स्नैक ले लें, और बाकी इतना मीठा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर शुगर लेवल्स उससे नॉर्मल हैं तो। ठीक है। और एक कॉल पहले शामिल करते हैं, फिर अगले सवाल करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम 105। जी बिल्कुल, कोई सवाल करना चाहेंगे? मैं जावेद बात कर रहा हूँ नॉर्थ जहानाबाद से। मेरा सवाल ये है कि इंसुलिन हाथ में अब डॉक्टर मना करते हैं। पहले मेरी वालदा ने 20-25 साल इंसुलिन उनके तो हाथ पे लगती थी, लेकिन अब डॉक्टर के हाथ पे इंसुलिन लगाने से मना करते हैं, क्या नहीं लगा सकते? ठीक है जी। हाथ यानी जी जी हैंड पे? बिल्कुल। अच्छा। एंड पहली जो हम बात करूँ कि डिफरेंट जो इंजेक्शन की साइट्स होती हैं, पहला जो अच्छा साइट्स हम कहते हैं वो टमी के ऊपर है, पेट के ऊपर है, पेट की चमड़ी थोड़ी थिक होती है, वहाँ पे अच्छे से इंसुलिन एब्जॉर्ब होती है। पहला तो वहाँ पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड, अगर वहाँ नहीं लगा सकते तो सेकंड जो साइट हम कहते हैं इंसुलिन की वो थाई है, थाई के ठीक पास है। आप लगाएं। एंड थर्ड, अगर वो भी सूटेबल नहीं है तो आर्म पे आप लगा सकते हैं, अपर आर्म पे आप लगा सकते हैं इंसुलिन, एंड कोई मना नहीं है। तो सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट होना चाहिए बॉडी का। जहाँ पे फैट ज़्यादा हो, सबकुटेनियस टिश्यू ज़्यादा हो, वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा टमी इज़ अ बेस्ट साइट, पहली, दूसरा थाई, एंड थर्डली अपर आर्म पे आप लगा सकते हैं। ठीक है। एक और कॉल लेते बाजू हैं। बाजू में लगा सकते हैं? किस? जी, अपर आर्म पे अगर पेट पे और थाई पे आपको कोई मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं लगा पा रहे हैं, तो अपर आर्म पे आप इंसुलिन लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नानिक, हम बहुत सारी मिथ्स भी हैं इसके बारे में, इंसुलिन के बारे में, तो मैं उसका भी डिस्कस करना चाहूँगी। अच्छा, कल एक सवाल है, उनका कहना है कि मैं इंसुलिन का इस्तेमाल करता हूँ और कभी ऐसा होता है कि अगर इंसुलिन ख़त्म हो जाए तो मैं फिर टैबलेट खा लेता हूँ, और फिर जब ख़रीद लेता हूँ तो फिर दोबारा इंसुलिन खा लगाना शुरू कर देता हूँ अपनी मर्जी से। नहीं, डॉक्टर से ज़रूर रिव्यू करें। देखें, आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो कोशिश करें आप इंसुलिन पे ही रहें उस पर। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में है और आप डॉक्टर ने इंसुलिन तजवीज़ की है तो कोशिश करें आप इंसुलिन कंटिन्यू ही लगाएं, क्योंकि आप पहले तो ये सवाल ये था आप इंसुलिन पे क्यों आए। डेफिनेटली आपकी दवाएं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तभी तो आपको इंसुलिन शुरू की गई होगी डॉक्टर ने। तो ऑफ कोर्स जब आप उन 4-5 दिनों में अगर टैबलेट्स खा रहे हैं और डेफिनेटली उन दिनों में फिर उतनी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रही होती डेफिनेटली जितनी इंसुलिन के साथ, तो कोशिश करें एक ही ट्रीटमेंट रिजीम पे रहें। इंसुलिन अगर ख़त्म होने को है तो पहले से ही कुछ खरीद लें कि आपको वो गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नानिक, एक और सवाल शामिल करते हैं कि अगर पैरों की नसें, जैसे ज़ियाबतीस में अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो क्या सवाल पेशेंट का ये है कि अगर मैं इंसुलिन का इस्तेमाल शुरू कर दूंगा तो क्या मेरी नसें जो बिल्कुल बंद हो गई हैं, चलने में मसला हो रहा है, तो क्या वो बेहतर हो सकता है उससे? इस कॉम्प्लिकेशन को कहते हैं जो कॉमनली डायबिटिक पेशेंट्स में होती हैं, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जहाँ पे नर्व्स जो है ना
उसमें डैमेज हो चुका होता है, उसमें पेशेंट को तकलीफ होती है, पैरों में जलन, पैरों में एहसास का कम होना, पैरों में टिंगलिंग सेंसेशंस, डिफरेंट फनी सेंसेशंस आना शुरू हो जाती हैं। वो तभी होता है जब शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं हो, और अगर शुगर लेवल्स दवाओं के साथ कंट्रोल नहीं है और इंसुलिन हम डॉक्टर ने तजवीज़ की हुई, तो उससे शुगर लेवल्स बेहतर होंगी और ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है नर्व्स के डैमेज का, ये रुक जाएगा। सही। ये रुक जाएगा जितना डैमेज हो चुका हमारा। ये अच्छा, होता है, रिवर्सल नहीं होगा लेकिन रुक रिवर्स भी जाएगा। हो सकता है, हो सकता वो है। डिपेंड करता है डैमेज कितना हुआ है। ठीक है। तो उसमें अगर आप शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रोग्रेस नहीं करेगा और ये बेहतर भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इंसुलिन की जो क्वांटिटी या जैसे मैं कहूँगी कि डोज डिसाइड की जाती है, तो वो किस तरह की जाती है? क्या हर मरीज़ की सेम डोज होती है या एज उम्र के लिहाज से भी अलग-अलग होती है? हर पेशेंट्स की डिपेंड करता है उसकी फिजिक, उसका वेट, उसका खाना पीना, उसका तर्ज ज़िंदगी, उसकी शुगर लेवल्स, उसके 3 महीने का एवरेज शुगर, ये सारे फैक्टर्स को रख के हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी इंसुलिन कितने टाइम किस डोज से लगनी चाहिए। एक कोई खास पैरामीटर, एक सिंगल पैरामीटर पे ये बेस नहीं होता कि वही होता ना, वन शूज साइज नॉट फिट ऑल, कि सबके लिए एक जूते का साइज नहीं होता, सबका बिल्कुल। अपना होता है। तो इसी तरह इंसुलिन भी सबके लिए डिफरेंट होती है, उसकी डोज भी डिफरेंट होती है, जिसमें हम ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं एंड देन उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी इंसुलिन कितने टाइम कितने डोज के साथ लगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर भी हम इंसुलिन की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कम या ज़्यादा? अगर बहुत सारे पेशेंट ये करते हैं कि जब उनको हम इंसुलिन की डोजेस बता देते हैं और शुगर लेवल्स देखते हैं कि अब फास्टिंग 105 110 आ रही है, रैंडम 150 आ रही खुद ही है, कर लेते हैं। और वो समझते हैं कि हमारी शुगर अब कंट्रोल कर हो गई है, तो या तो वो इंसुलिन की डोज को वाकई कम कर लेते हैं और या तो फिर वो बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही इंसुलिन की डोज हम कहते हैं वो डोज हो जिस पे आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल हो, वो कंटिन्यू इंसुलिन उसी डोज पे लगनी चाहिए। हाँ, अगर शुगर लो हो रही है, जैसे मैंने कहा 70 को हम कट ऑफ कहते हैं, लो शुगर का 70 से कम हो रही है, उस सूरत में इंसुलिन की डोजेस को कम किया जा सकता है। अगर आप कोई भी पेशेंट इंसुलिन की डोज ले रहा है, उसमें शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में है, तो ना तो उसको इंसुलिन बंद करनी चाहिए, ना तो उसकी डोज को कम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नानिक, एक बड़ा अहम सा सवाल है, शायद बहुत सारे लोगों को ये बुरा भी लगे, लेकिन जब हम इंसुलिन की बात करते हैं, वैसे भी जब हम डायबिटीज़ के अद्वियात की बात करते हैं, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी हम अगर पाकिस्तान अपनी अंडर डेवलपिंग कंट्री की बात करें, तो दवाई की एक्सेस तो हर कोई नहीं कर सकता। तो क्या कोई पेशेंट जो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी क्या अफोर्डेबिलिटी इतनी होती है? डॉक्टर सजेस्ट तो ज़रूर कर देते हैं, वो लिख तो देते हैं, तो क्या ऐसे कोई लेवल्स होते हैं ऐसे कि कोई सस्ती इंसुलिन मिल जाए और महंगी, इसमें कोई डिफरेंस होता है ऐसा? जी बिल्कुल, हमारे तरह डिफरेंट किस्म की अक़साम की इंसुलिन्स होती हैं और उनकी एफिकेसी की बात करें तो वो बिल्कुल इक्वली है। और हाँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस दूसरे जो होते हैं वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट प्रोफाइल पे। और जहाँ तक इंसुलिन का ताल्लुक है, अगर हम इंसुलिन की प्राइजेस को कंपेयर करें तो वैसे हम वही इंसुलिन हमारे पाकिस्तान में बहुत सस्ती हैं एक्चुअली। अगर आप उसी इंसुलिन की प्राइस यूएस या इंग्लैंड से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ सस्ती हैं, और ऐसी इंसुलिन है जो इतनी कॉस्टली भी नहीं है। एक होते हैं हमारे ह्यूमन इंसुलिन, वो सस्ती हैं इन कंपेयर टू दूसरी तरह से इंसुलिन जिसको एनालॉग इंसुलिन कहते हैं, वो महंगी हैं। तो जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कहें कि जो बेस्ट सस्ती वाली इंसुलिन्स हैं, जिसको ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, और उस पे वो पेशेंट आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे डॉक्टर नानिक, आपने शुरू में कहा था कि इंसुलिन के इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो क्या इंसुलिन जब स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ वज़न कम करने की अद्वियात लेना ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें हम जब भी इंसुलिन शुरू करते हैं तो हम एज अ फिजिशियन एंड एज अ पेशेंट दोनों जो है ना वो कंसर्न होता है कि वेट गेन हो रहा है, ठीक है। उसके लिए पेशेंट को हम कहते हैं आप अपनी डाइट को कंट्रोल करो, आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाओ। ऐसा नहीं कि आप इंसुलिन लगा रहे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अब तो हम इंसुलिन पे आ गए, अब हमारा हाथ रुकने वाला नहीं है, मीठा तो बहुत और खाते हैं अब फिर तो वो। हम इंसुलिन लगा रहे हैं तो हम क्यों बस करें, इंसुलिन लगा रहे हैं तो हम खाना क्यों कम करें, इंसुलिन लगा रहे हैं तो हम मीठा क्यों नहीं खाएं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट कहते हैं नहीं, इंसुलिन के साथ भी डाइटरी वही आपको जो डॉक्टर ने तजवीज़ दी है उसको फॉलो ज़रूर किया जाए। ऐसे नहीं है कि आप इंसुलिन लगा रहे हैं और आपको बस इजाज़त हो गई कि आप
सब कुछ कुछ भी आपने खा करना लो। है, नहीं, क्योंकि उससे फिर वेट गेन होता है और हम वेट गेन ना होने के लिए पेशेंट्स को डेफिनेटली उस दवाइयों के साथ इंसुलिन देते हैं जो वेट बढ़ने ना दें। एक तो ये बात, दूसरा जो पेशेंट इंसुलिन लगा रहे हैं अगर वो वेट कॉन्शियस हैं तो उनको रोज़ाना वॉक एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए कि उनका वेट गेन ना हो। तीसरा, जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि इंसुलिन लगा रहे हैं तो फ्री हैंड खाना पीना शुरू कर दे, नहीं, उससे आपका वेट गेन होगा तो अपने खाने को, डाइट को भी कंट्रोल करें और प्रॉपर डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान बनवा लें कि उससे आपका वेट गेन नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर नानक, जब आप अभी आपने कहा ना कि डाइट प्लान बनवा लें, तो क्या ऐसा नहीं है अगर हम जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो चाहे मैं शुगर की मरीज हूँ या ना नहीं हूँ, हम सबको एक जैसा खाना नहीं खाना चाहिए? अ, खाना, हम जब डायबिटीज़ की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। आप किसी भी अपने घर के फ़र्द को, अपने प्यारे को अपने आप से अलग नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये आपका खाना है, ये मेरा खाना है। तो जब हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात करें उसमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो पेशेंट आइसोलेट फील ना करे। तो इस सूरत में हम पेशेंट को वो मना नहीं करते कि भाई आप अपने लिए अपना खाना बनवा लो अलग से, नहीं। जो घर में हम मना नहीं करते, सारी सब्जियां पेशेंट खा सकता है, सारे वेजिटेबल्स, सारे फल खा सकता है, चिकन फिश में वाइट मीट ले सकता है, और तो उसमें कोई इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो हम एज पेशेंट्स को कहते हैं उसकी फैमिली को भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे किसी फैमिलीज़ में बहुत सारा मीठा बनता है तो डेफिनेटली आपको लगता है कि हमारे घर में हमारा प्यारा कोई अब्बा अम्मा या कोई है डायबिटिक हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इतना घर में मीठा उनके सामने खाएंगे, बिल्कुल। उसके आप बनाएंगे तो उस बेचारे पे क्या गुजरेगी। डेफिनेटली उसमें फैमिली को भी उसका साथ देना चाहिए। तो हम जब डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो द अप्रोच शुड बी कि फैमिली उसमें ज़रूर इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, और मैं तो वैसे डॉक्टर नानक यहाँ ऐड करूँगी कि जितनी परसेंटेज बढ़ रही है, हमें घर में मीठा लाना ही नहीं चाहिए। मैं अगर मेरा बस चले तो मैं शायद ना हर घर में बैन कर दूँ नो मीठा, क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मीठा ही खाना चाहते हैं, शुरू से ही स्वीट टूथ है। बैलेंस लाइफ वेरी बैलेंस, इंपॉर्टेंट। एतदाल में खाएं। एतदाल में खाएं, बैलेंस खाएं। अगर खा भी रहे हैं मना नहीं है, लेकिन उसके साथ आप मेहनत भी करें, बिल्कुल, एक्सरसाइज भी करें, एक्सरसाइज भी करें, अपने सो वेट को ट्रू, भी मेंटेन बिल्कुल। करें, आप हेल्दी लिविंग भी रखें। बिल्कुल, और अभी लास्ट वाले शो में डॉक्टर ने कहा कि पहले तो नज़र आता था कि हम क्रिकेट, फुटबॉल सब लोग बहुत खेलते थे, लेकिन अभी ये लोग खेलते हैं लेकिन सब कुछ मोबाइल पे खेलते हैं। फुटबॉल भी मोबाइल पे खेला जाता है, हॉकी और क्रिकेट भी हम मोबाइल पे ही खेल लेते हैं। सामने छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक है, आखिर के 15 मिनट हमारे पास मौजूद हैं। इंसुलिन के इस्तेमाल से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ ही रहिए, स्टे ट्यून विद अस। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, हमारे शो के अभी लास्ट 15 मिनट्स हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए 021-111-000-105 पर। डॉक्टर नानिक राम हमारे पास कंसल्टेंट एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज का शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर नानिक, एक पहले कॉल ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम राजस्थान बोल रहा हूँ। जी, कोई सवाल अच्छा, करना चाहेंगे? हाँ, पूछना ये है कि मेरी फैमिली में जो शुगर है ना, वालदा को, भाई को, बहनों को, ठीक है, इनमें मेरी एज जो है 72 ईयर्स है ना, ठीक है, और मैं 72 साल है। तो मैं जब शुगर चेक कराता हूँ तो फास्टिंग 100 और जो रैंडम जो है वो 100 से भी नीचे आती है ना। ठीक है। और अभी मैंने हाल ही में मैंने अभी HB1 जो है वो कराया तो 5.3 आई है ना। ओके जी, तो बहुत शुक्रिया। मैं कंट्रोल करता हूँ। तो सवाल ये है कि क्या मीठे खाने से ही शुगर होती है, और दूसरा क्या कि इंसुलिन की जो नीडल हमेशा चेंज करते हैं, या इंसुलिन जो एक ही दफा भर की आती है या भरनी पड़ती है, ये जरा बता देना। ओके जी, बहुत सारे सवाल थे। जी, सो इसमें उन्होंने जो अपने बारे में पूछा है वो शुगर लेवल्स तो इनकी बिल्कुल नॉन डायबिटिक रेंज में आ रही हैं, तो वो एक नॉर्मल हेल्थी लाइफ स्टाइल को गुजार सकते हैं। ठीक है, अगर अभी उनको डायबिटीज़ नहीं है तो उनको वो सारे स्टेप लेने चाहिए जिससे डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जाए, जिसमें हमने बात की डाइट एंड वॉक की एंड हेल्दी ईटिंग की, तो वो सब चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा इंसुलिन की नीडल का, एंड इंसुलिन अगर कोई पेशेंट लगा रहा है तो डिपेंड करता है वो कौन सी इंसुलिन लगा रहा है, कितने टाइम लगा रहा है।
कॉमनली जो नीडल इस्तेमाल होती है हम उसको रिकमेंड करते हैं कि वो दिन में अगर कोई पेशेंट 2 दफ़ा इंसुलिन लगा रहा है तो सिंगल नीडल आप 2 दफ़ा यूज़ करके अगले दिन नई नीडल को इस्तेमाल करें। या पेशेंट डेली एक टाइम इंसुलिन लगा रहा है, पेन में लगा रहा है, तो उसके ऊपर जो नीडल होती है तो हम उसमें रिकमेंड करते हैं कि वो 2 से 3 प्रिक करके मीन्स के 2 से 3 दफ़ा लगा के उसको चेंज किया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अनिक, स्टोरेज ऑफ इंसुलिन आपको क्या फ्रिज में रखनी पड़ती है या हम ट्रेवल करना होता है तो सारे लोग इसके लिए भी परेशान होते हैं, तो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? जी बिल्कुल। इंसुलिन के लिए अगर जब पेशेंट्स कोई घर में है और इंसुलिन यूज़ कर रहा है तो डेफ़िनेटली इंसुलिन को फ्रिज में रखना चाहिए और जब भी लगाने से तकरीबन 15 मिनट पहले उसको फ्रिज से बाहर निकालना चाहिए ठीक और है। फिर उसको लगाना चाहिए। एक तो ये है और दूसरी आजकल जो पेन्स आ रही हैं, पेन में जो इंसुलिन आती है उसको आप बाहर रूम टेम्परेचर पे 25 सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं अगर वो ओपन हुई है तो। ओके। अगर वो क्लोज्ड है अभी ओपन नहीं की तो उसको फ्रिज में रखना चाहिए। अगर आपने ओपन कर दिया इंसुलिन पेन को देन आप बाहर 25 सेंटीग्रेड 27 सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं उसको ठीक है। 2 बार। तीसरी बात आपने कही ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग के लिए आजकल बहुत ज़बरदस्त इंसुलिन कैरिंग पाउचेस आते हैं जिसमें जेल होता है। आप जेल को पहले फ्रीज कर लें और वो उसके बाद जब आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उस इंसुलिन कैरिंग पाउच में वो जेल पैक रख के उस पर आप अपनी इंसुलिन या इंसुलिन पैक को उसके साथ रख के लगे तो वो तकरीबन 30 to 36 आवर्स तक उसको कोल्ड चेन वो मेंटेन ये तो करेगा। बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको उसमें रख सकते जी हैं। बिल्कुल। जो पहले होता था आपको आइस लेनी होती थी, थर्मोस लेना होता था, उसको घुमाना एक बड़ा शो होता था। बिल्कुल। लेकिन आजकल बहुत आपको हर बड़ी फार्मेसी पे इंसुलिन कैरिंग पाउचेस मिल जाएंगे जिसमें ये इंसुलिन जेल को आप फ्रीज करके देन आप एक पर्स बिल्कुल छोटी पर्स की तरह होता है You keep it उसको in आप your कहीं पे भी ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा इंसुलिन जैसे बाकी मेडिसिन है उसके पे एक्सपायरी लिखी होती है, क्या इंसुलिन की भी एक्सपायरी होती है? जी बिल्कुल, इंसुलिन की एक्सपायरी वहाँ पे लिखी होती है, ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, सही है, क्योंकि शायद लोग समझते हों कि नहीं इंसुलिन कभी भी लगा सकते हैं, नहीं बिल्कुल हम जितनी देर। ठीक। अच्छा, एक और अगर हम मिथ की बात करें तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दवाइयों के इस्तेमाल से या इंसुलिन के बहुत अरसे तक के इस्तेमाल में गुर्दों पे इफेक्ट होता है। ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। अच्छा अंबर, यहाँ पे मैं कहना चाहूँ लोगों को ये मिथ है कि ये जो पहले तो ये मिथ है कि ये दवाएं जो है ना गुर्दा ख़राब करती हैं। मैं इनको ये समझाता हूँ दवाएं गुर्दा ख़राब नहीं करती। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ गुर्दा ख़राब करती है। दवाएं तो गुर्दे को बचाती हैं। जब आपकी दवाओं की वजह से शुगर कंट्रोल रहेगी तो गुर्दे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। अब उसमें क्या होता है जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से गुर्दा ख़राब हो जाता है तो लोग ब्लेम करते हैं शायद इन दवाओं ने गड़बड़ की है, इन दवाओं ने गुर्दा ख़राब किया, बट एक्चुअली गुर्दा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से ख़राब होता है। जब गुर्दा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से ख़राब होता है तो एक सर्टेन लेवल गुर्दे का फंक्शन होता है जिसमें वो दवाएं हम नहीं देते हैं। तो उन दवाओं को फिर बंद करके हम इंसुलिन पे पेशेंट को रखते हैं। तो पेशेंट ये समझता है कि डॉक्टर साहब ने ये दवाएं शायद इसलिए बंद की कि इन्होंने गुर्दा ख़राब किया, अब इसलिए इंसुलिन लेके आए क्योंकि इन दवाओं ने गुर्दा ख़राब किया। तो ये मिथ है। गुर्दा ख़राब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से होता है। दवाएं आपकी शुगर को कंट्रोल रखती हैं और गुर्दे को प्रोटेक्ट रखती हैं। हाँ, जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से गुर्दा ख़राब हो जाता है फिर उन दवाओं की डोज को कम किया जाता है या बंद किया जाता है और इंसुलिन पे रखा जाता है। सही। अच्छा, इंसुलिन के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमने खाना खाया हुआ हो या खाली पेट हो? देखो इट डिपेंड्स करता है पेशेंट के प्रोफाइल के ऊपर और पेशेंट को डॉक्टर ने कौन सी इंसुलिन अच्छा, तजवीज़ की है। ठीक है। कुछ इंसुलिन होती हैं जो 24 घंटे काम कर रही होती हैं, उसमें फिर खाने की शर्त नहीं होती, आप किसी भी टाइम खाना खा लें और आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ और तरह की इंसुलिन्स होती हैं जो हर मील को कवर करती हैं, उसके लिए फिर खाना खाने से पहले इंसुलिन लगानी होती है उस मील को कवर करने के लिए। तो ये सारा डिपेंड करता है पेशेंट के प्रोफाइल के ऊपर और डॉक्टर ने कौन सी इंसुलिन तजवीज़ की है उस पर हम पेशेंट को गाइड करते हैं। अच्छा, जो पेशेंट इंसुलिन लगा रहा होता है उसको किसी किस्म की एक्सरसाइज या विगरस एक्सरसाइज करने को मना तो नहीं होता, सब कर सकता है वो? बिल्कुल, पेशेंट ऑन इंसुलिन बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका उसके साथ उसमें इंसुलिन की इवन परफॉर्मेंस बेहतर होती है। मैं तो पेशेंट को ये कहता हूँ आपकी वॉक, आपकी एक्सरसाइज आपका इंसुलिन का काम करती है। वैसे तो वसीम अकरम की एग्जांपल हम दे सकते हैं, वो इंसुलिन लेते हैं और कितना हेल्दी, ही इज़ अ हेल्दी पर्सन। आपको पूरी दुनिया में बहुत बड़े एग्जांपल्स मिलेंगे। इवन अगर आप पास्ट ईयर्स का अमेरिकन साइक्लिस्ट चैंपियन देखें, ही इज़ टाइप 1 डायबिटिक सिंस एज ऑफ 5 years and he was the number 1 champion in cyclist in US.
बिल्कुल। और वसीम अकरम को तो मैं एक जगह पढ़ भी रही थी कि जब वो किसी पार्टी या डिनर या कोई ऐसी जगह जहाँ जाते हैं, शादी है, तो वो अपना खाना साथ ही लेके जाते हैं कि वो ऑयल वाला कोरमा और बिरयानी नहीं खाना चाहते। ज़्यादा ओवर वैसे हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन खैर होना भी चाहिए। समटाइम लोग होते भी हैं, इतने पुराना इंसुलिन पेशेंट ले रहा है तो वही वाली बात है ना कि अगर वसीम अकरम साहब ये अपनी डायबिटीज उतना ज़बरदस्त मैनेज करते हैं, वो स्टार भी तो है, तो व्हाई नॉट हम एक आदमी भी क्यों नहीं स्टार बन सकता अपनी हेल्थ बिल्कुल का, अपने लिए, अपने घर वालों अप, के लिए तो बन सकता अपने है। लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने घर वालों के लिए वसीम अकरम की तरह स्टार क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। व्हाई नॉट। अच्छा डॉक्टर नानिक, अभी हमारे पास 5 मिनट है। एक दो सवाल और है मेरे कि जिस तरह हम टैबलेट्स का इस्तेमाल बहुत अरसे तक करते रहते हैं, कंट्रोल रहती है डायबिटीज, इस तरह अगर इंसुलिन से भी कंट्रोल है तो डॉक्टर का जो फॉलोअप है वो कितना अहम है और कब होना चाहिए? जो पेशेंट इंसुलिन पे ले रहा है और उसकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली उसको हर 3 महीने में अपने डॉक्टर से फॉलोअप ज़रूर करना चाहिए। और किसी डॉक्टर ने उनको अभी रिसेंटली इंसुलिन इनिशिएट की है, तो पेशेंट को शुगर मॉनिटरिंग चार्ट करके और अर्ली उनको दिखाना चाहिए कि इंसुलिन की डोज, मिकदार और दूसरी चीज़ों को एडजस्ट किया जाए। ठीक। अच्छा डॉक्टर नानक, मैं चाहूँगी आखिर में आप हम इसको सम अप करते हैं थोड़ा सा। डायबिटीज़ का ज़ाहिर है ये मंथ भी चल रहा है, वैसे तो पूरे साल ही इस पे आगाही की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप, चाहे वो इंसुलिन वाला पेशेंट हो, चाहे वो टैबलेट लेता हो, लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा सा बताइए। स्पेशली मैं बच्चों का भी जिक्र करना चाहूँगी कि बच्चों को हम किस तरह रोक सकते हैं, उस पर थोड़ा सा बताइए। और अगर चाहें तो थोड़ा एक और चीज़ ऐड करिए जो मैंने पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया, कि बच्चे भी इंसुलिन लेते हैं, तो पेरेंट्स और बच्चे किस तरह, मतलब माँ किस तरह मदद दे सकती है इंसुलिन वाले बच्चे को भी? ये जो आखिरी सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक ही इंसुलिन है, क्योंकि बच्चों में होती है टाइप 1 डायबिटीज़, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती हैं। उसमें बच्चों को जो है ना अपनी खाने पीने और ग्रोथ भी हो रही होती है, उनको ग्रो भी करना होता है, स्कूलिंग भी होती है। तो ये आई थिंक फैमिली के लिए, मदर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है इस पीरियड को निकालना, जब तक बच्चा अपनी इंडिपेंडेंसी हो जाए। उसमें हम ये कहते हैं कि फैमिली को और इवन स्कूल और इवन टीचर्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, काफ़ी आधा दिन से ज़्यादा वो स्कूल में स्पेंड करता है, तो उसमें पेशेंट्स जो बच्चा है उसकी, नॉट ओनली द मदर, नॉट ओनली द फैमिली, बट स्कूल एंड स्कूल टीचर्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, उसकी हेल्प करना चाहिए। और डेफिनेटली उसमें मदर का रोल भी है कि उसको हेल्दी स्नैक्स दें, उसके इंसुलिन की डोजेस को उनको टीच करें। अगर स्कूल में वो कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट लेके जा रहा है तो उसको इंसुलिन की पेन देना, उसको डोज समझाना। और इवन जो टीचर को भी पता होना चाहिए अगर पेशेंट की शुगर, बच्चे की शुगर लो हो रही है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, स्कूल में कैसे मैनेज किया जाए, बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए उसको डेफिनेटली बताया जाए। तो यस, इट्स अ चैलेंज होता है, बट प्रॉपर एजुकेशन के साथ इसको आराम से डील किया जा सकता वेरी है। इंपॉर्टेंट। एक सवाल आखिर, एक कॉल ले लेते हैं आखिरी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं सैयद बदर रसूल बात कर रहा हूँ। जी सही है सर। डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था, क्या इंसुलिन के जो लोग पेशेंट है, जैसे 17 साल से लेकर के मतलब 40 तक के एज में, क्या ये स्विमिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्विमिंग जी जी मतलब तैरना ना, तैराकी? जी जी। ओके। जी, स्विमिंग एक एक्सरसाइज है, जो इंसुलिन लगाते हैं उनको बिल्कुल मना नहीं है, बट अगर किसी पेशेंट को बार बार उसकी शुगर ड्रॉप हो रही है और आफ्टर इंसुलिन लगाने से, तो फिर उसमें स्विमिंग के साथ फिर एक रिस्क हो जाता है लो शुगर लेवल्स का, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो ऐसी सूरत में अगर पेशेंट की शुगर लेवल्स इंसुलिन के साथ बहुत ही स्टेबल जा रही हैं, सही जा रही हैं, तो उसमें स्विमिंग कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बार बार शुगर ड्रॉप हो रही है तो पहले तो डॉक्टर से रिव्यू करें, शुगर लेवल को मेंटेन करें, क्योंकि जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं सबसे पहले हम प्रायोरिटी देखते हैं कि पेशेंट की शुगर लो ना हो। लो ज़्यादा नुकसान है इस कम्पेयर टू हाई, तो पहले तो उसको अवॉइड हम करते हैं। अगर पेशेंट की शुगर स्टेबल जा रही है तो डेफिनेटली वो हर किस्म की एक्सरसाइज इंसुलिन के साथ कर सकता है। और इवन अगर उसको लग रहा है कि शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, इवन स्विमिंग उसको करनी भी है, तो इवन कुछ स्नैक लेके या फ्रूट लेके वो उसके बाद भी वो स्विमिंग की तरफ जाता है, क्योंकि स्विमिंग एक एक्सरसाइज होती है जिसमें इंसुलिन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो वो उसके हिसाब से ये भी मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में कोई सामीन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैसेज ये है कि जिस तरह से डायबिटीज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में रैपिडली बढ़ रही है, मैं ये कहूँगा कि हर कोई अपने आप को देखे
हर कोई अपने आप को डायबिटीज़ से बचाए। इट्स अ इंडिविजुअल एफर्ट। बाकी तो डेफिनेटली टीचिंग्स एंड आगाही तो हर जगह से होती है, लेकिन जब तक इंसान अपने आप से वो ट्रूथफुल नहीं होगा कि उसको हेल्दी लिविंग करनी है, हेल्दी ईटिंग करनी है, तर्ज ज़िंदगी को चेंज करना है, रेगुलर वॉक करनी है, वेट को मेंटेन करना है, अगर कोई ये सब चीज़ें कर ले तो डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। और ओवरऑल मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट और सोसाइटी को भी ओवरऑल भी हमें इस पे काम करना बिल्कुल, चाहिए। जैसे आज के प्रोग्राम इसी तवसत से है कि हम डायबिटीज़ और इंसुलिन की आगाही दें। डेफिनेटली हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने बहुत इसमें से सीखा होगा और वो भी आगे जाके इस इन्फॉर्मेशन को पास कर लेंगे बिल्कुल। कि ये डायबिटीज़ से बचा जा सकता है थैंक आसानी यू सो से। मच डॉक्टर नानक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कैसा लगा आपको शो पे आकर, और रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? रेडियो एक ज़बरदस्त मीडियम है मास कम्युनिकेशन का, और जहाँ पे बहुत सारी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप पेशेंट्स को और आम आम पॉपुलेशन को आगाह कर सकते हैं। एंड और यहाँ पे यही है कि बहुत सारी, जो आपने जैसे कहा कि ड्यूरिंग ड्राइविंग, शॉप्स में या इवन किचन में रेडियो बहुत सुना जाता है, तो डेफिनेटली उससे बहुत सारी आगाही हमारी जनरल पॉपुलेशन को जा सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर नानक। और सामीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह हमारे शो को बहुत गौर से सुनते हैं, और उस पर मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं वो अपनी क्लिनिक्स को छोड़कर आपके लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं ताकि हम आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों पर आगाही दे सकें। और यकीनन इलाज से पहले बेहतर है कि आप पहले उसकी प्रिवेंशन पे काम करें, उससे बच सकें, बजाय कि आप हर वक्त सिर्फ दवाई ही लेते रहें। अपनी सेहतमंद ज़िंदगी का ख्याल रखें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो आपके जिस्म में होने वाली छोटी छोटी जो भी चेंजेस हैं उसको दरगुजर मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। उन चेंजेस पे फ़ौरन से काम कीजिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बीमारी सर से निकल चुकी होती है और फिर हमें बाद में ख्याल आता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने आज़ा का ख्याल रखिए। ये बात, मार्केट में इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा ये आपको दिए हैं, आपने इसका ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।